सच है, और अगर सच है तो उसका आधार क्या है, और ये आधार अगर है तो ये आधार बना कब से है? एग्जैक्ट पीरियड डिटरमिन करना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है अगर सैफ जी ने कहीं इंटरव्यू में बात कही है। आश्चर्य इसलिए नहीं है कि आ, ये कुछ ऐसे सच हैं जो कारपेट के नीचे छिपे होते हैं और कभी ना कभी वो बाहर निकलते हैं, लेकिन लोग उससे बातचीत करने या उस पर चर्चा करने से कतराते हैं। और वो बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे ज़रूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा बॉलीवुड बॉलीवुड का जो पीछे का संसार है वो एक भय और फियर के दुनिया में भी जीता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप इंटरनेट सर्च करेंगे, एक बहुत चर्चित इंटरव्यू है शत्रुघ्न सिन्हा की, जिसमें जो इंटरव्यूअर हैं आपकी तरह वो काफ़ी प्रोबिंग सवाल सब उनसे कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये गड़बड़ हुआ है, वो गड़बड़ हुआ है, आप तो सांसद रहे हैं, आप तो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, और आपकी वाकफियत रूलिंग पार्टी के साथ है इतना क्लोज, फिर भी आप बतने बोलने से कतराते हैं। शायद ये वो वक्त था जब शाहरुख खान के लड़के पर का वाकया आया था और मीडिया में काफ़ी सेंसेशनल चर्चा के रूप में कई दिनों तक वो चर्चा चलती रही थी। तो उन्होंने जब प्रेस किया कि क्या मजबूरी है, आप क्यों बसते हैं, तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी चौंकाने वाली थी। पूछने वाले ने पूछा कि आपके पास शोहरत है, पैसा है, स्टेटस है, नेटवर्क है, क्या नहीं है। तो बहुत संजीदे ढंग से जो जवाब शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया, उन्होंने कहा यही तो मुश्किल है, उसे खो जाने का भय है, उसे लुट जाने का डर है। और कहीं ना कहीं वो भय और डर पे टिका हुआ बॉलीवुड वो अलग अलग छोटी छोटी घटनाओं से हमारे आपके सामने आता रहता है, और इसलिए उसको एक पर्सपेक्टिव में समझना ज़रूरी है। और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही पक्ष के जो रैशनल लोग हैं वो उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। जो थोड़े कमज़ोर इंसान हैं इमोशनली, वो बह जाते हैं दोनों इसमें। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसको समझा जाए तो समझने आपको इस वाक्य को, इश्यू को समझने में आसानी होगी। अच्छा, आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और जिसको कि अंडर द कारपेट रख दिया गया, या उनके ऊपर सवाल उठाना लाजमी लोगों ने नहीं समझा क्योंकि इतने बड़े स्टार थे। लेकिन मैंने भी वो तहकीकात की। दिलीप कुमार के घर में रेडियो ट्रांसमीटर मिलना, और फिर एक व्यक्ति का कोलकाता में गिरफ्तार होना, उसकी डायरी में दिलीप कुमार का जिक्र होना कि वो स्पाइनेज में एक प्रकार से शामिल हैं, और जासूसी में। तो आपको लगता है कि ये सच था, या दिलीप कुमार को बदनाम करने के लिए ये सिगुफा बाजार में आ गया, या सही था, या दिलीप कुमार को भी शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि कौन सा खुफिया तंत्र उनका इस्तेमाल कर रहा है। और क्योंकि बात तक उन्होंने अपनी लॉयल्टी, ये बात जरूर है कि दिलीप कुमार भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अच्छा करने के लिए जितनी कोशिशें हो सकती है वो करते रहे, और आखिरी दम तक करते रहे। तो क्योंकि वो उनका जन्म पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी इच्छा ये जरूर रही होगी कि पाकिस्तान और भारत एक दोस्त मित्र राष्ट्र के रूप में ही आगे बढ़े तो बेहतर है। क्या इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने किया होगा, और इसकी जानकारी संभवतः दिलीप साहब को ना हो? हो सकता है। इस वाक़ये को गुजरे इतने वर्ष हो गए कि बहुत सर्टेनिटी से दावा करना आज मेरे लिए वो संभव नहीं है, क्योंकि उस पर मैं बहुत गहराई में उस रिसर्च मैंने नहीं किया है। लेकिन कोई भी बात इस तरह की चौंकाने वाली आपके पास आती है तो जाहिर है एज अ जर्नलिस्ट भी पहली चीज़ आप देखते हैं कि कह कौन रहा है। अगर आपका सोर्स क्रेडिबल है तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि धुआं कुछ ना भी हो तो धुएं आग का रिश्ता हम्म। होगा। और वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कहीं ना कहीं इमेज पे और उस समय के हालात पे। लेकिन दोस्ती वाली फिल्म एक फैक्चुअली करेक्ट फिल्म सिचुएशन ये है कि दोस्ती के रिलीज़ के बाद भी
उसके जो दोनों कैरेक्टर थे वो दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। और सुशांत सिंह ठाकुर का जो वाकया आप एक कैंपेन के तरह, एक वॉरियर की तरह इतने 2-3 साल से लेकर कंधों पे अब चल रहे हैं, कुछ उसी तरह की खुसफुसाहट पूरे बॉलीवुड में हुई। क्योंकि उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया तो था, रेडियो था, टेलीविज़न था, अखबार था, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था। तो ये बात तो कहीं ना कहीं। उस उसके हत्यारे कौन हो सकते हैं? कोई शंका जाहिर की गई कि उस वक्त भी कोई लॉबी तैयार हो गया था? क्योंकि अभी मैं आपसे इस सवाल पर आऊंगा कि अंडरवर्ल्ड कॉम्युनल कब बना और कब अंडरवर्ल्ड में कॉम्युनैलिटी नहीं थी। तो इस अंडरवर्ल्ड के आने के पहले भी कोई वर्ल्ड चल रहा था क्या बॉलीवुड में, जो खेमे में बटा हुआ था? मैं समझता हूँ ये सोचना कि उस समय पोलराइज सिचुएशन था वो करेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये भी कहना कि उस समय सारे लोग सेंट थे और आज सारे लोग डेमन हो गए, उनकी संख्या कम रही हो, लेकिन बॉलीवुड में भी कॉम्युनल एलिमेंट उस समय थे। और ये मैं उस डिच में उस में विश्वास नहीं करता हूँ कि एवरीथिंग वाज ग्रेट 20 years बैक। ये एक टेंडेंसी होती है हम लोगों में अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करने की। तो ये दो, एक तो जो घटनाएं हमने आपस में चर्चा की अभी, वो इशारा करता है कि एवरीथिंग वाज नॉट ऑल राइट एंड ऑल करेक्ट उन दिनों भी। और लेकिन वो आज जिस तरह का एक फियर वो इंटेंसिफाई किया है, और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकार को भी ये कैमरा के सामने वो व्यक्त करते नजर आते हैं कि यही तो डर है, अपना सब कुछ लुट जाने का। तो ये एक हिंदू का भी डर है, एक मुसलमान का भी डर है। और वो डर अंडरवर्ल्ड का फ्रजाइल और वल्नरेबल सिचुएशन से निकला हुआ डर है। और बहुत ज़रूरी है कि हम उसे एक हैंडल विथ केयर करें। अदरवाइज़ बहुत लोगों की किस्मत उससे जुड़ी हुई है, बहुत लोगों के पैसे जुड़े हुए हैं उसमें। हम्म। गंदे पैसे हैं तो अच्छे पैसे भी हैं, और वो अब समाज मैं पर आपसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये सवाल पूछना चाहूंगा कि बॉलीवुड आपकी निगाह में कब तक, अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड नहीं, अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड दोनों के हैं, अंडरवर्ल्ड का जो इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ, अंडरवर्ल्ड आपकी निगाह में कब कॉम्युनल नहीं था? और कौन सा ऐसा आप कालखंड देखते हैं जहां से अंडरवर्ल्ड साफ साफ डिवाइडेड दिखने लगा और वो कॉम्युनल हो गया और उसका सीधा इम्पैक्ट मुंबई के बॉलीवुड पर पड़ा? आज़ादी के बाद और 70 के दशक आते आते उस बीच का जो बॉलीवुड था, उसमें आप कैरेक्टर्स को देखें, कुछ फिल्मों को देखें, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि वो पोलराइज्ड था या नहीं था। उसमें उसमें पठान कैरेक्टर थे, उसमें यारी है ईमान मेरी यार मेरी ज़िंदगी, उसमें एक रोमांटिसिज्म भी था हिंदू मुसलमान के साथ होने का। तो जो समाज में था वही एक तरह से पर्दे पर भी निकल के आता था। और उसी दौर के एक सबसे बड़े कैरेक्टर थे, आपको याद होगा, हाजी मस्तान। और हाजी हम्म। मस्तान पर भी फिल्म बनी, हाल हाल तक फिल्म बनी है। और वो उनकी दोनों साइड थी उनकी पर्सनालिटी की। एक उन्हें उनकी उनका क्रिमिनल साइड था, और वो स्मगलिंग की दुनिया थी, वो गोल्ड स्मगलिंग उसमें मेजर ये था। वो तमाम चीज़ें बदल गई, लेकिन उसी वक्त उनके क्राइम वर्ल्ड के सबसे बड़े पार्टनर और दोस्त, पार्टनर तो नहीं कहूँगा, दोस्त, वो थे वरदराजन मुदलियार। और मुदलियार का जो की दुनिया थी वो हिंदू वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती थी क्राइम केस में, वो मुस्लिम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। लेकिन उनके रिश्ते कुछ इस तरह गहरे और अच्छे थे हाजी मस्तान के साथ कि जब अ, अंतिम दौर में पुलिस का दबदबा बढ़ा और एक पुलिस ऑफिसर बिल्कुल रिवेंज के साथ रिवेंजफुल होकर इनके पीछे पड़ा, तो मुदलियार यहाँ से कूच कर गए मद्रास।